ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भैया ने ओम जी भाईरा घना घना राम 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 ओम जी भाई राम राम। आज तो थे उड़कता लाग रिया हो। देखो सा काल आपा 26 जनवरी रो त्योहार मनायो और वो जिको जोश है नी वो खाली देखो मामे ही नहीं आपा जी का सामने देखो पशुपालक भाई बैठा है नी ऊंट पालक भाई बैठा है इन में भी दिख रहे है नी और ओ जोश होना भी चाहिए जैसा और गर्व रो विषय भी है। गर्व रो विषय है और जदी तो क्या करे कि गणरो तंत्र है गणारी प्रगति है जन वो गणतंत्र है। देखो जिको राष्ट्र साथे साले देश रे साथे साले देश में जीवे देश ने आत्मसात करे मैंने तो देखो हरक होसी और वो हरक आपर जितना भी ठहरे यानी सगला ने है सा। अब एक छोटी सी बात बताओ आपर के घर में रहवा बीरी आपा देखभाल किया करा जी कभी आपा सदस्य रहवा मैं एक दूसरे रो ध्यान रखा एक दूसरे रो सम्मान करा एक दूसरे की जरूरत आपा पूर्ति करा छोटा है तो भी ध्यान रखा बुजुर्ग है तो भी ध्यान रखा और आपस में रल मिल रहा साथे साथे जिके आपा टाप रे में रहवा बीरो भी तो ध्यान रखा कि बीरी नींव कमजोर नहीं हो जावे। बिहार ओ देखो आपरो देश है इनमें हर धर्म जाति मजहब रा लोग रहवे और सगला रल मिल रहवे है आ एक खुशी री बात है सा। और जद रल मिल रहसी नहीं जदी देखो आपर देश है नी वो प्रगति करसी और प्रगति री जठे बात करा तो देखो चाहे वो कृषि रो क्षेत्र हो पशुपालन रो क्षेत्र हो उद्योग धंधा रो क्षेत्र हो शिक्षा रो क्षेत्र हो सगला क्षेत्र में अब अपने लागे है कि प्रगति अच्छी हो रही है। सेना रे क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है जने देखो थे कहो ना चमक किया है आ चमक ई खातर है आ चमक है जज्बेरी आ चमक है देशभक्ति री बिल्कुल सा। और अब आ बताओ आज चौपाल में बातें तो देखो बहुत बढ़िया करी और आज चौपाल में बात कहीं कर सो तो आज रो विषय है देखो ओम जी भाई ऊंटा रे खातिर चारा और चारागाह प्रबंधन किन बात करी जे इन विषय पर बातचीत करसा। और आज बातचीत खातिर विशेषज्ञ कौन पधारिया और कट्ठे सु पधारिया है। आज विशेषज्ञ पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर प्रियंका गौतम जी। तो सा देखो चौपाल में डॉक्टर प्रियंका गौतम सा आप रो घणो घणो स्वागत है और आपने मैं करा राम राम सा। राम राम सा। तो सेव पहला आप कहीं पूछना चाहो हूँ तो देखो ओम जी भाई डॉक्टर साहब सु सेव पहली तो आई पूछूं कि ओ जो चारागाह है नी ओ क्या किन है। चारागाह एक ऐसा खेत का टुकड़ा या भूमि का टुकड़ा है जहाँ पर हम लोग चारा उगा के रखते हैं सिर्फ पशुओं की चराई के लिए। चाहे तो प्रकृति ने बनाया है चाहे हम उसे खुद बनाए हम उसमें पेड़ का बीज डालें घास का बीज डालें लेकिन वो है उसमें हम व्यवस्थित तरीके से पशुओं को चराई कराए हैं वो चारागाह है। और किसी भूमि के टुकड़े पर अब चारागाह बनाना उसको व्यवस्थित करना उसका प्रबंध करना ही चारागाह प्रबंधन कहलाता है। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा ऊंटा रे चारे और अन्य पशुओं रे चारे में कोई अंतर हुए कहीं। हाँ ओम जी भाई इसमें फर्क होता है। पहले तो जो बाकी पशु है और ऊंट है उनकी चरने की प्रवृत्ति में फर्क होता है। गाय भैंस वो क्या है कि जमीन पे चरते हैं जो चारा हम उगाते हैं वो उसको जमीन से खाते हैं और जो ऊंट की प्रवृत्ति है वो पेड़ों और झाड़ियों के पत्ते खाता है। सबसे बड़ा फर्क तो उनकी प्रवृत्ति में ये है जब तक ऊंट को ऊपर चारा मिलता रहेगा वो जमीन की तरफ नहीं देखता है। तो उसका जो मेन जो सबसे पसंदीदा चारा है वो खेजड़ी है। वो खेजड़ी को बहुत अच्छे से पसंद करता है। बेर है लाना है फोग है इस तरह की चीजें वो खाता है। एक सबसे विशेष बात यह है कि जो नीम के पत्ते हैं जो बाकी जानवर मुंह भी नहीं लगाते हैं उसको भी ऊंट हरे चारे के रूप में बहुत चाव से खाता है। गाय और भैंस के लिए हम क्या है थोड़ा सा ज्यादा उपयोगिता वाला चारा हम उगाते हैं जैसे बरसीम है वो हम उनके लिए लगाते हैं फिर उसको कुट्टी करके तूड़ी में मिला के हम खिलाते हैं। ऊंट का ऐसा है कि आप चारागाह में छोड़ दो और वो अपनी चराई अपने आप करता है और वो बहुत उसी में ज्यादा खुश रहता है। जो ऊपर लगे हुए झाड़ियां पत्ते हैं पेड़ है उनसे वो खा के उनका खुश रहता है। यही इन दोनों की प्रवृत्ति में फर्क है। तो अबे ओम जी भाई एक सवाल अबे ओ दिमाग रे मायने आवे है कि चारागाह प्रबंधन किन बात करीजे जिके सु घणे समय तक चारो जो है वो टिकोड़ रहे और उन जो लाभ है वो अपने ज्यादा समय तक मिलते रहे। हाँ भोम जी भाई मैं आपको बताती हूँ
कि हम राजस्थान के जिस हिस्से में रहते हैं, पश्चिमी हिस्सा जहाँ बीकानेर भी आता है, वहाँ पे अक्सर सूखा पड़ा रहता है। बहुत टाइम पे सूखा पड़ता है, बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ लोगों का जो प्रमुख उद्योग है वो पशुपालन है। आप यहाँ पे कृषि को पशुपालन से अलग रख के नहीं देख सकते। हमें कृषि के साथ पशुपालन करना ही पड़ता है, और उसके लिए हम प्राकृतिक चर भूमियाँ बनाते हैं या बनाई गई है या हम बनाना चाहते हैं, जहाँ पर जुताई और गुड़ाई नहीं की जाती। वहाँ पर जो उपलब्ध वनस्पतियाँ हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उनको वहाँ रखना और उनको संरक्षित करना ही चारागाहों का मेन उद्देश्य होता है। चारागाहों के प्रबंधन के लिए, जिससे कि चारा लंबे समय तक मिले, उसके लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है उसमें कि हमें उस चारागाह की रखवाली करनी पड़ती है। उसको रखवाली करना, उसकी बाड़ बनाना, और जो भी चारागाह होता है आपको उसके आसपास पूरा बाड़ करना, ताकि जिन पशुओं को आप चराना चाहते हो वही उसमें रहे, बार बार पशु ना आ जाएं। तो यहाँ पर कांटे बहुत बहुलता से पाए जाते हैं, इसलिए कटीली बाड़ राजस्थान में बहुत प्रचलित है, और चारागाहों को भी हमें कटीली बाड़ से बाड़ बनाकर रखना चाहिए। दूसरा है, हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, इसीलिए हमें जो वर्षा का जल है उसको संरक्षण करना चाहिए। यहाँ पे रेगिस्तान का अधिकांश भाग में रेगिस्तान है, जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ भी रेगिस्तान है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। तो जैसे ही हमें पता लगे कि बारिश आने वाली है या बारिश हो गई है, तो हम पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कि खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, नीम, अर्डू, जाल, बेर, इस तरह के पौधे वर्षा के आते ही हम टीबे पे लगा लें, ताकि उससे टीबा भी स्थापित रहे और उसका जो वर्षा का जल है वो भी उसके काम आ सके। वर्षा का पानी कहीं और ना चला जाए, तो मेड़बंदी करके उस जड़ को वहीं रोकना चाहिए, ताकि वो हमारे चारागाह में उपयोग आ सके। तीसरा है, इसके लिए हमें मृदा का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मिट्टी रो संरक्षण। कल जैसे खेतों में किसान भाई पहले खाद यूज करते थे गोबर की, वो आजकल बहुत कम हो गया है। खासकर चारागाहों में तो चरने के बाद जो पशु गिराते हैं सिर्फ वही रहता है, बाकी कुछ हम डालते नहीं है। तो आजकल इसमें क्या करना चाहिए, हमें रासायनिक उर्वरों का संतुलित प्रयोग करके और गोबर की खाद, पत्ते और दूसरी चीजें, दूसरी खाद, भेड़ की मेंगनी वाली खाद या ऊंट की खाद डाल के और उनको पोषक तत्व प्रदान करने वाले अन्य स्रोतों का प्रयोग करके संतुलित उर्वरक देना चाहिए, जिससे कि मृदा का संरक्षण हो। अगली बात है कि स्वस्थ चारागाह बनाने के लिए हमें कृषि प्रणाली भी अच्छी अपनानी चाहिए, जैसे कि आप उसमें उचित फसल चक्र अपनाओ, या फिर उसमें आप दलहनी फसलों को डालो। उससे क्या होगा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो दलहनी पौधे उसको फिक्स करेंगे और मृदा में उसका स्रोत बढ़ाएंगे। इससे हमारे जो चारागाह है उसका पौष्टिकता बढ़ेगी, उसका स्वाद बढ़ेगा और जानवर उसको बहुत खुश होकर खाएंगे। उसी के साथ हमें उसमें खरपतवारों का भी नियंत्रण करना चाहिए। खरपतवार में बताऊं आपको ओम जी भाई, ऐसा होता है कि ये पौधा यहाँ पे फसल है लेकिन वो दूसरी जगह पे खरपतवार हो सकती है। तो उसको हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही पौधे रखने हैं जिनको ऊंट नहीं खाता है। हमारे लिए सिर्फ वही खरपतवार है, क्योंकि ऊंट अधिकांश पौधे खा लेता है, तो जो वो नहीं खाता उसको खरपतवार समझना चाहिए और उनको नियंत्रित करना चाहिए। या तो आप हाथों से उखाड़िए या फिर खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। और इसी के लिए हमें जो हमारा चारागाह है उसमें अच्छी किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे कि पाला है, खेजड़ी, फोग। ये क्या है, बहुवर्षीय फसलें, एक बार ये लग जाएंगी तो फिर ये जाती नहीं है और इनका मृदा में भी कोई बुरा असर पड़ता नहीं है। तो इस तरह की फसलें, जाल है, केर, लाना, ये ऊँटों को भी बहुत पसंद है। तो इन किस्मों को अधिकांश चर भूमि पे हमको वरीयता देनी चाहिए। जैसे हम खरपतवार निकालते हैं, उसके बाद जो जगह खाली हो जाती है उसमें आप इनके पौध लाकर आप लगा दीजिए। तो उससे क्या, जब ये बड़े होंगे तो हमारे चारागाह को और अच्छा रूप देंगे। और एक है इसमें, समय के साथ साथ चारागाह में जो चारा पेड़ है ना, उनको हमें लोपिंग करना चाहिए। लोपिंग का अर्थ होता है कि आप ऊपर की पत्तियां छांगते हो उनकी, जैसे लौंग की छंगाई करते हैं हम खेजड़ी में, उस तरह से चारागाह में भी करना चाहिए। ये लोपिंग करने से ना ये चारागाह की केवल हरे चारे की आपूर्ति करता है, बल्कि ये जो उस वृक्ष के नीचे उगने वाली फसलें हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो अलग अलग पेड़ के हिसाब से, उसके अंतराल के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से अलग अलग टाइम पे लोपिंग करनी चाहिए। और लास्ट में है कि चारागाह में चराई का नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप चारागाह बना दिया, उसमें किसान भाई जैसे छोड़ देंगे चार हमेशा के लिए पशु खा लेंगे, तो वो कभी भी मतलब ऐसे अच्छे से नहीं बनेगा, वो नहीं रहेगा। आप उसको एक व्यवस्थित भाग में अलग अलग खंड में विभाजित करके आप उसमें अलग अलग में जानवर छोड़िए। एक बार इस खंड में छोड़ेंगे, फिर इसको बंद करके दूसरे खंड में छोड़ेंगे, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे सब पनपते रहेंगे। वरना एक ही एक जगह अगर जानवर जाएंगे तो वो क्या करते हैं, जड़ें भी निकाल के खा जाते हैं। तो जब ज्यादा खा जाएंगे तो फिर उसमें अगली बार से कुछ होगा नहीं, सिर्फ खरपतवार रह जाएंगे। और चारागाह का जो कुछ हिस्सा है उसको हमें एक साल में एक बार छोड़ देना चाहिए बीज आने के लिए। फिर उन बीजों को इकट्ठा करके हम चाहें तो चारागाह में दोबारा से डाल सकते हैं, ताकि वो अच्छा चारागाह बने। यह चारागाह प्रबंधन है साहब। अब देखो डॉक्टर साहब, हमारा जगह पशुपालक भाई है, ऊंट पालक भाई है, महत्व लाभ रे बारे में थोड़ा सी और बताओ। ई चारागाह रे बारे में पूछ रहा हूँ साहब।
चारागाह का एक ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कुछ जमीन का हिस्सा आप अपने, जैसे आपके पास जो पूरी जमीन है उसका 15 से 20% भाग आप चारागाह लगा सकते हैं। उस चारागाह से क्या है, आपके पशुओं को हमेशा चारा मिलता रहेगा, चारा उनको सारे साल मिलेगा। उसमें क्या है, चारागाह में आप पेड़ भी लगाएंगे, झाड़ियां भी लगाएंगे और बहुवर्षीय घास, अंजन, धामन, इस तरह की घास लगा देंगे। अब बाकी तो आप जो आपके खेत में जो फसल का जो बचता है, जैसे ग्वार फलगटी, वो आप पशुओं को खिलाते हो, तूड़ी आप खिलाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पशुपालन के समय कि आपके पास चारा बिल्कुल नहीं है, तो चारागाह होने से क्या है कि आपके पशु को चारा हमेशा मिलता रहेगा, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। बाकी आपके पास चारागाह में जो पेड़ है आप उनको छंगाई करके पत्ते खिला सकते हैं। दूसरा, चारागाह रहने से हमारे यहाँ पे ज्यादातर टीबे हैं, तो अगर हम घास लगाएंगे, चारागाह बनाएंगे, तो वो जो मिट्टी कट के जाती है वो मिट्टी वहीं रह जाएगी, वो मृदा जो है वहां से खिसकेगी नहीं, वहां जाएगी नहीं, तो उससे आपका टीबा भी व्यवस्थित रहेगा, उसका भी एक संरक्षण होता है मिट्टी का भी, एक ये कारण है। तीसरा, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब वर्षा आएगी और आपने चारागाह लगा रखा है, उसमें घास है, पेड़ है, तो उसका सदुपयोग होगा। वरना हमारे यहाँ मिट्टी ऐसी है कि बारिश जैसे ही आती है, उसमें बहुत रेतीली जमीन है, तो जैसे ही पानी आता है वो सारा अंदर चला जाता है, जितना पौधा होता है सिर्फ उसी को मिलता है, वो पानी काम को आवे नहीं, काम नहीं आता है। तो अब जैसे अगर किसान भाई उसका रखेंगे, एक 15% भी उसका रहेगा भाग, तो उसमें क्या है, जितना बारिश का पानी गिरेगा वो उसके अंदर समा जाएगा और वो काम आएगा पौधों के, और अंततः जाके अब हमारे पशुपालकों के ही काम आएगा, उनके पशुओं को खिलाने के लिए चारा बनेगा। और दूसरा डॉक्टर साहब आप भी नहीं कि जे चारों बारे जो खरीद लाओ तो 20% लगे, इनको भी तो लाभ मिल ही है नहीं, मिलता है, बहुत महंगा चारा है आजकल, तो उसके लिए भी ये है कि आपको अपना ही चारा हमेशा रहेगा। और ये जो बहुवर्षीय फसलें होती है, जैसे अंजन है, धामन है, पेड़ है, इनका चारा तो आप जैसे काटोगे वैसे वो और निकल आएगा, तो उसका भी क्या एक प्रबंधन रहता है। अब गर्मी के टाइम में तो बहुत बार काटो, जब बारिश होती है आप कितना भी काटोगे तो उतना ही तेजी से वो बढ़ता है। आप चराई कराओ तो उससे भी वो बहुत उसका फायदा होता है, तो आपका पैसा भी बचेगा और जमीन का भी प्रबंधन अच्छे से होगा। देखो पैसों भी बची और जमीन रो जो सदुपयोग उदसी बीरो आपने फायदो तो मिलसी। तो देखो ये चारागाह रो फायदा तो खूब डॉक्टर साहब बताया, और आपने कई फायदो होना चाहिए। देखो बात आप करा कि प्रबंधन रही, कि प्रबंधन अच्छो होसी जन ऊंट पालका ने लाभ मिली, और बात आप अगर कार्यक्रम नहीं करा तो उनरो प्रबंधन किन बात हुआ करे। देखो आप न्यू न्यू जानकारी देवा, मनोरंजन सारू, गीतड़ो भी सुनावा। हाँ, तो आई तो क्यों कमी रह रही है। अच्छा अच्छा, इशारो सीधी कह दिया करो ने, गीतड़ो सुनाओ। वाह भाई भोम जी भाई, आप से सुनो भैया वो एक मीठो मीठो सो। तो भैया अब आप सुनियो मीठो मीठो सो गीतड़लो, क्यों भोम जी भाई? बहुत ही अच्छो गीतड़लो ओम जी भाई, होयो भाई होयो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटरी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो देखो सा आज चौपाल रे मायने जानकारी देवण सारू पधारिया है डॉक्टर प्रियंका गौतम, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु। और आज आप किन विषय पर बात कर रहे हैं अभी तो बताओ ओम जी बिल्कुल भाई। बार बताऊं सा ओम जी भाई, आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊँटारे खातिर चारा और चारागाह प्रबंधन किन भात करीजे इन विषय पर। अब थे को तो डॉक्टर साहब सु एक सवाल कर लूं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, मारा ऊँट पालका ने एक कटे कटिया चिंतारो विषय लागे कि समय रे साथे साथे चारागाह जो क्षेत्र है और उन रोज को रख रखाव रे मायने कोई गिरावट आई है, ए लोग बाग क्या करे, तो आ बात सच्ची है कहीं? हाँ, ये बात सच है। ऐसे होता, हमारा जो राजस्थान है इसका जो जितना इसका कृषि वाला क्षेत्र है उसका 20% क्षेत्र बंजर भूमि मानी जाती है, वो बंजर उसमें आता है, जो कि बहुत एक दुख का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा 20% भाग हम कृषि में काम नहीं ले सकते हैं। और जो राष्ट्र की वन नीति है उसके अनुसार 33% जो जमीन का भाग है वो वन भूमि होनी चाहिए, और वो हमारे राज्य में सिर्फ 4.87% है, जो कि बहुत कम है। जो चारागाह की जो कुल भूमि है वो सिर्फ 4.95% है, जो कि हमारे राज्य के
550 लाख पशुओं के लिए कम है और ये एक सच में चिंता का विषय है। और इसके जो मुख्य कारण है जो ये चारागाह भूमि कम होने के, वो है कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन। जैसे कि अब पानी आ गया है तो पानी आने से क्या है, ज्यादातर खाद्यान्न फसलों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो चारा वाली फसलें या चारागाह की तरफ ध्यान हट गया है। तो पशुपालक भी क्या करते हैं, उनको जो चारा बचता है उसी चारे से, खाद्यान्न फसलों के चारे से पशुओं को पाल रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि स्थानीय संगठनों की कमी है। पहले लोग अपनी चौपाल या अपनी पंचायत में संगठन बनाते थे और चारागाहों या गोचर बनाते थे और उनकी देखभाल करते थे। आजकल उन संगठनों में कमी आई है, या यूं भी कह सकते हैं कि उन संगठनों को मान्यता नहीं मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चारागाह कम हो रहे हैं। उसका और एक कारण है कि बढ़ती जनसंख्या का बहुत दबाव है और इस जनसंख्या के कारण हम भूमि का उपयोग को परिवर्तन करने पे मजबूर हो गए हैं। हमें मजबूरन पेट भरने के लिए ज्यादातर खाद्यान्न फसलों की तरफ जाना पड़ रहा है और उसी खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देने से हमें हमारा चारा या चारागाह पीछे छूट गए हैं और उसी में हम कोशिश करते हैं। जैसे मूंगफली पहले बीकानेर में बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आजकल मूंगफली का एरिया बढ़ता जा रहा है और जो सारा पानी हम वहां लगा देते हैं, चारागाहों के लिए बचता नहीं है और जो मूंगफली का चारा है उस पर हम पशु पालने के लिए मजबूर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा है कि जो कृषि जो खेती वितरण होता है उसमें भी बहुत असमानता है। हम जब खेती का अपने जैसे खुद किसान भाई भी अपने जब खेती का वितरण करते हैं तो वो सब फसल को अलग अलग रखेंगे, यहाँ सरसों बिजाई करेंगे, यहाँ गेहूं बिजाई करेंगे, यहाँ पे मूंगफली बीजेंगे, लेकिन उसमें चारागाह का हिस्सा बहुत बाद में आता है। वो सोचते हैं कि अगर बारिश नहीं होगी या जो जमीन है जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहां पे वो सोचते हैं कि यहाँ कुछ चारागाह लगाएंगे। तो इसी तरह के कुछ कुछ कारण है, इस वजह से चारागाहों में बहुत कमी आ रही है और ये एक चिंता का विषय है। इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो इन समाधान कई हो सके डॉक्टर साहिबा? इसका समाधान यही हो सकता है कि हमें अपने कृषि के जो ये तरीके हैं इनमें बदलाव लाना पड़ेगा। हमें वो चारागाह की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, 15 से 20% जो खेती का हिस्सा है उसको हमें चारागाह के लिए रखना पड़ेगा और जो बाकी जगह है वहाँ पे कम जमीन में ज्यादा फसल उगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि नई तकनीकों से हम छोटी जगह में ज्यादा उत्पादन कर सकें। तो चारागाह के लिए भी जगह मिले और पशुओं के लिए चारे के लिए भी जगह मिले। और अब डॉक्टर साहब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि राजस्थान में ऊँटनी जी की संख्या में गिरावट आ रही है, इरो कारण कई हो सके है? राजस्थान में ऊँट पहले की संख्या में बहुत कम हो गए हैं और ये संख्या निरंतर घटती ही जा रही है। सरकार, प्रदेश की सरकार सब बहुत कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी संख्या गिरती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पशु लगातार अनुपयोगी होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले राजस्थान में रेतीले धोरे थे, रेत के समंदर थे, उन पर सिर्फ एक यही पशु था जो सब चीज़ों आसान करता था। जैसे यातायात के लिए, खेती में, सब चीज़ों में यही पशु उपयोग होता था। पर जिस तरह से विकास हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, खेती में मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे ऊँट की उपयोगिता बहुत कम हो गई है। और इसके साथ विकास और मशीनीकरण के साथ साथ एक कारण चारागाहों का कम होना भी ऊँट का कम होने में बहुत सहभागिता है उसकी। जैसे पहले चारागाह होते थे, आप ऊँट पशु ही ऐसा है कि आप उसको चराए बिना नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा जानवर है, आपको उसको चराना ही पड़ेगा। तो चारागाह कम होने से ऊँट को घर में बांध कर खिलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब हरा चारा जो हम उत्पादन करते हैं हरे चारे का, वो हरा चारा हम अपने उन मवेशियों को देते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, गाय, भैंस। तो ऊँट के लिए क्या है, हमें एक चारागाह कम होने का यही था। पहले बंजर भूमि या गोचर भूमि होती थी, वहाँ पर ऊँट अपना चरता था और उसके बाद आप उसको अपने पास रखते थे या जैसे भी आप उसके साथ रखते थे उस पशु को। ये चारागाह और गोचर भूमि कम होने का सबसे ज़्यादा असर जो है वो ऊँट पर ही पड़ा है। और मशीनीकरण और विकास होने के साथ साथ एक चारागाह की कमी भी ऊँट की संख्या कम होने का बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। पण साथ साथ डॉक्टर साहब जेका नवा अनुसंधान हुआ है ऊँटनी रे दूध ने लिए पर विश्व ऊँटनी रो जो महत्व है, और चाहे वो पर्यटन क्षेत्र में भी ले लो या ऊँटनी रे दूध रहा या ऊँट से जुड़ियोड़ा अन्य जगह उत्पाद है, बीरबान में आम जन जागरूकता भी फैली है। अब बीरबान राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र बहुत महत्व हाथ है कि अभी आम जन तक ऊँटनी महत्व ने पहुँचाए है। तो विश्व भी मन लगे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही रही है। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ रहा है। ऊँट को हम लोग, अब जैसे पहले हम ऊँट था हमारा भार ढोने वाला जानवर, अब हम उसको एक दूध देने वाले जानवर या उसके दूध में जो ये औषधीय गुण है जो दूध के, उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे उसकी उपयोगिता धीरे धीरे साबित सिद्ध हो रही है। और ऊँट का जो दूध की उपयोगिता है वो उसके खाने पे भी निर्भर करती है। तो जो उसका ऊँट का खाना है जो वो पहले से खाता था, जो उसका पौष्टिक आहार है, जैसे खेजड़ी है, लाना है, केर है, फोग है, जो उसके पसंदीदा खाना था, जो वो प्राकृतिक
लेता था, उससे उसके औषधीय गुण भी बहुत बहुत उस हद तक वो रहते हैं। तो उसके खाने पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उसके दूध की औषधीय गुण बने रहें। और ऊँट का जो ये दूध की तरफ हम जो जा रहे हैं, यही एक कारण है कि ऊँट को बचा सकता है, क्योंकि ऊँट की वैसे भी धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कम हो गई है। ऊँट को ऐसे दुधारू पशु और उसका जो औषधीय गुण है जो उसके दूध के, जो बहुत सारी बीमारी में काम करते हैं, जैसे कहते हैं डायबिटीज में वो काम आता है और भी बहुत सारी चीज़ों में जो काम आता है, तो उसके लिए हम ऊँट को बचा सकते हैं। अब देखो ओम जी भाई, अबार ताईरी जी की बातचीत हुई है हमारी, डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी है, तो उनरो सार ओ निकले कि हरे चारे रो उत्पादन और बीरी उपलब्धता बढ़ाने सारू कोई विशेष रणनीति री जरूरत है। तो डॉक्टर साहिबा माने तो थे, आप बताओ कि सरकार या राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र इन सारू कई प्रयास कर रही है? इसमें राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी प्रयास कर रहा है, हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। जैसे मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी फसलें उगाएं उनमें नूतन तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि खेती का इसका उत्पादन है कृषि का वो बढ़ सके। फिर जो चारा फसलों की खेती है उसमें उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करें। हम सरसों का तो नया बीज लाएंगे, उसमें पाइनियर लगाएंगे, सब करते हैं, लेकिन चारा की जो फसलें हैं उसमें हम उसकी गुणवत्ता को देखते नहीं है कि उसमें अच्छा बीज लाए हैं, तो उसमें भी उच्च गुणवत्ता वाला बीज ला के लगाएं ताकि वो भी अच्छी फसल हो और पौष्टिक आहार मिले। बिल्कुल सर। और हम उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी भूमि है उसी में हम शीघ्र तैयार होने वाली चारा फसलें जैसे कि बाजरा है, ग्वार है, वो भी हम लगा सकते हैं, तो उसका भी चारा उपलब्ध करा सकते हैं हम पशुओं को, खासकर ऊँट को। फिर है हमारे जो फसली चक्र है, जैसे हम लगाते हैं सरसों लगा ली, उसके पहले कुछ और लगा ली, बाजरा लगा लिया, सरसों लगा ली या बाजरा और गेहूं लगा लिया, कि इस फसल चक्र के बीच में हमको दलहनी फसलों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दलहनी फसलों का इस्तेमाल करने से मृदा की भी गुणवत्ता बढ़ती है और चारे की भी गुणवत्ता बढ़ती है। अगर हम चारा लगाते हैं तो उसके साथ हम बीच बीच में दलहनी फसलें लगा सकते हैं। 2 लाइन आपने बाजरा लगा दी, उसके साथ आपने 2 लाइन किसी दूसरे जैसे ग्वार की लगा दी या मोट की लगा दी या चौलाई की लगा दी, तो उससे क्या है उसका जो पौष्टिकता है वो चारे में भी जाती है, तो वो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फिर एक जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी कुछ भूमि 10-15% भूमि हमारी खेत की वो हमको चारागाह के लिए समर्पित करनी चाहिए। उससे क्या है आपको सारा साल पशुओं को चारा मिलता रहता है, पशुपालकों को एकदम से दुखी नहीं होना पड़ता कि अब चारा नहीं है कहाँ जाए। और जो खेत की एक और बताती हूँ मैं आपको, जो खेत में जो अपना जो पानी का वो धोरा होता है उसके साथ साथ में मेड़ पे हम लोग दलहनी प्रवृत्ति के झाड़ या पेड़ लगा सकते हैं, जैसे कि बबूल लगा दिया आप और फोक लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि वो भी आपको चारे में यूज आता है। जैसे अर्डू है बहुत जल्दी बड़ा होता है, आप उसको मेड़ पे लगा सकते हैं, बहुत जगह भी नहीं घेरता, ऊंचा बढ़ता है, तो उसको भी आप उसके पत्ते भी आप जानवरों को खिला सकते हो। उस मेड़ के सहारे सारे आप घास भी लगा सकते हो, तो वो भी पशुओं को मिल सकती है। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम कोई फसल चारे के लिए लगाते हैं तो उसकी कटाई की अवस्था सही होनी चाहिए, ना बहुत कच्ची काटे और ना बहुत पकने के बाद काटे। जब बहुत पक जाती है फसल तो उसमें जो उसके पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं और वो बहुत सूखी सूखी हो जाती है, तो उससे पशु खाते नहीं है अच्छे से। फिर हम लोग जैसे आप आजकल बहुत नेपियर भी बहुत लगाते हैं, तो उसको सीधा देने से अच्छा है आप उसको कुट्टी करके दें, तो उससे पशु उसको खाएगा भी अच्छा और वो पचाने में भी अच्छा होता है। वो भी है कि हम जो ये जब पानी लगाते हैं, वो जो हमारा पानी लगाते हैं इरिगेशन चैनल जो होता है उसके दोनों तरफ हम नेपियर लगा सकते हैं। नेपियर बहुत जल्दी बड़ा होता है, उसको पानी चाहिए और उससे आपका चारा कभी खत्म नहीं होता। वो सिर्फ सर्दी के मौसम में थोड़ा कम बड़ा होता है, बाकी गर्मी में बारिश में वो खूब बढ़ता है, तो उसको आप काट के कुट्टी करके अपने पशुओं को दे सकते हैं, तो पशुपालन उतना मुश्किल नहीं रहेगा। हम ऊँटों को भी पाल सकते हैं, पशुओं को भी पाल सकते हैं अपनी खेती के साथ साथ। हम अपने खाद्यान्न फसलों को भी बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन साथ में चारा फसलों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। वाह प्रियंका बहन थे चुप ना वो बोलता जाओ, मैंने तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज जी सोरो। देखो बिल्कुल कितनी रखरी बात है कि आज भाई बेटी पर चौपाल माने आई है और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दियो नहीं। देखो जानकारी तो मिली है, अभी सु समृद्ध भी हुआ आप साथ साथ जी सोरो हो गया साहब। मैंने जब ई मंच पर देखो नहीं जना लगे कि हाँ आप सही दिशा में चल रही हैं और कितनी अच्छी जानकारी दी। और देखो बैठे बैठे बातें करते करते कि वक्त रो पतो चलियो नहीं ओम जी भाई अब थे क्यों जने घड़ी खानी देखना पड़ रही है। हाँ तब घड़ी भी देखो इशारो कर रही है, पर मजबूरी है डॉक्टर साहब, बातें तो और करनी चाहा, घनी जानकारी लेवनी चाहा, पर देखो हमारी भी एक सीमा है के करा है। तो देखो साहब डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारे और आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। देखो आज आप डॉक्टर साहिबा सुन जानकारी ली ऊँटारे खातिर चारा और चारागाह प्रबंधन किन बात करीजे इन विषय पर।
तो साहब देखो आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारे डॉक्टर प्रियंका गौतम। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारे इन सारू मैं करा आपने धन्यवाद और आपने करा राम राम सा। राम राम सा। राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आज्ञा दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।